हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की मल्टी स्टारर कॉमिक्स पुनरुत्थान के साथ। पुनरुत्थान यानी आरंभ एक नवीन युग का, जहां पुरातन युग की हर वर्जनाओं को तोड़कर नई विचारधारा के साथ एक नए और सुंदर संसार की स्थापना की नींव रखी जाती है। परंतु हर नवयुग के आगमन की नींव पुरातन युग के संपूर्ण अंत की कीमत पर ही रखी जाती है। मानवता अपने बदलाव के चरमोत्कर्ष पर है और उसकी कीमत है हमारा वर्तमान स्वरूप यानी हम। जिस मानवता को बचाने के लिए हम जी जान से लगे थे, आज अपने अस्तित्व के विस्तार के लिए वह हमारी बलि मांग रही है और हम सब उस शक्ति के सामने असहाय और असक्त हैं। पर आज मुझे खुद को बचाने रखना है उस आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमें कटघरे में खड़ा करने वाली थी, यह जानने के लिए कि जो हुआ था क्या वो सही था या गलत, और अगर वह गलत था तो हम उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे थे। पर क्या जवाब देने के लिए मैं जीवित रहूंगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं पुनरुत्थान। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। अभी एक सप्ताह पहले की ही तो बात है जब हम सब एक नए उत्साह और संकल्प के साथ मानवता के पुनरुत्थान के प्रतीक इसी इमारत में एकजुट हुए थे, जिसका नाम था ब्रह्मस्थल। इस इमारत को ब्रह्मस्थल का नाम दिया गया है। यह ब्रह्मस्थल आज से आप सभी ब्रह्मांड रक्षकों का हेडक्वार्टर होगा, जहां मैं पूरी दुनिया में चल रही हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के लिए 24 घंटे मौजूद रहूंगा। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है। इसके त्वरित निर्माण के लिए मैं नागराज के सर्पों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे डिजिटल डिजाइन को इतना जल्दी मूर्त रूप प्रदान किया। यह बिल्डिंग हाईटेक तिलिस्म का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसके सिक्योरिटी सिस्टम को भेद पाना नामुमकिन है। मैंने इसे वेदाचार्य जी के साथ मिलकर डेवलप किया है। इस रोबोट की स्पीच किसने लिखी है यार? पका दिया। वैसे लिजा, तुम्हारे शरीर पे ये पिंपल्स बहुत फब रहे हैं, कौन सी क्रीम लगाती हो? अपने काम से मतलब रखो। इसके अलावा ब्रह्मस्थल के सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे नव ब्रह्मांड रक्षक अभेद्य ने इस बिल्डिंग के चारों ओर अपने अभेद्य शक्ति का आवरण भी चढ़ाया हुआ है, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। अभेद्य ब्रह्मस्थल में हमेशा उपलब्ध होंगे। अब जिस चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुनने से उसे देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। प्रियंका। यस प्रबोध। कूल। वाओ, अद्भुत। यह ब्रह्मपिंड है, एक कृत्रिम उपग्रह। इसे मैंने और श्रीमान वेदाचार्य ने मिलकर तैयार किया है। इसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर नजर रखूंगा और जैसे ही कोई मुसीबत या आपदा आती है, मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसमें आप सभी हीरोज की मानस तरंगों की फ्रीक्वेंसी फीड है। इसकी मदद से मैं जब चाहूं आप सभी हीरोज से बिना किसी उपकरण के मानसिक संपर्क स्थापित कर सकता हूं। यू मीन टेलीपैथी? सही कहा मिस लिजा। यह उपग्रह आपके और हमारे बीच एक मानसिक पुल का काम करेगा। इसकी मदद से आप हीरोज भी एक दूसरे से मानसिक संपर्क साध सकते हैं। साथ ही यह सैटेलाइट ऑब्जेक्ट ट्रांसमीटर का काम भी कर सकता है। इसकी मदद से आप हीरोज तक किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई वेपन्स या गैजेट ट्रांसमिट कर पहुंचाए जा सकते हैं। क्या यह किसी जीवित वस्तु को भी ट्रांसमिट कर सकता है? नहीं इंस्पेक्टर, यह अभी मस्तिष्क जैसी जटिल प्रणाली को कणों में तोड़कर उसे रिफॉर्म करने में सक्षम नहीं है, पर मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। पर परमाणु तो यह काम बहुत आसानी से कर लेता है। क्योंकि परमाणु नाभिकीय शक्ति का वाहक है, परंतु मैं सभी हीरोज को नाभिकीय शक्तियां प्रदान नहीं कर सकता। साथ ही में परमाणु के ट्रांसमिशन की कुछ लिमिटेशन है, जिसके कारण अभी यह क्षमता ब्रह्मपिंड में नहीं डाली गई है। ब्रह्मस्थल के बारे में जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका। अब ब्रह्मांड रक्षकों की कार्य पद्धति और आप सभी की भूमिका के बारे में नागराज आपको बताएंगे। थैंक्स प्रबोध। दोस्तों, सर्वनायक प्रतियोगिता में हम सबका गायब होना और पृथ्वी पर पाषाण राक्षसों के आकस्मिक हमलों ने मुझे ब्रह्मांड रक्षकों के विस्तार के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह हमारी अनुपस्थिति में नई पीढ़ी के इन नवनायकों ने आकस्मिक खतरों से पृथ्वी को बचाया, वो काबिले तारीफ है। साथ ही मैं सराहना करना चाहूंगा हमारे उन भूतपूर्व नायकों की भी, जो क्राइम फाइटिंग से एक तरह से संन्यास ले चुके थे, पर जब पृथ्वी पर घोर संकट आया तो वे दोबारा पूरी फॉर्म में नजर आए। इस घटना ने हमें भविष्य के लिए एक अच्छा सबक दिया है। अगर हमें धरती से अपराध उन्मूलन के महान उद्देश्य को पूरा कर एक भयमुक्त समाज की स्थापना करनी है, तो हर नई और पुरानी शक्तियों को एकजुट होकर काम करना होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस महायुद्ध में मैं, ध्रुव और डोगा शायद उतने सक्रिय ना रहें,
क्योंकि हमारी उपलब्धता हमेशा संदिग्ध रहेगी। इसलिए हम इस टीम के सदस्य होते हुए भी किसी पद में बंधे नहीं रह सकते। इसलिए हमने प्रमोटर्स को भूमिका निभाने का निश्चय किया है। परमाणु, तिरंगा, स्टील शक्ति अनुभवी हीरोज हैं, अतः इनकी भूमिका फील्ड एग्जीक्यूटिव की होगी। ये किसी भी विपरीत स्थिति में टीम का नेतृत्व करेंगे। बाकी हीरोज फील्ड एजेंट के रूप में इनको असिस्ट करेंगे। गगन और विनाशदूत वरिष्ठ हीरोज हैं, अतः इनको किसी फील्ड एजेंट्स के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ये दोनों स्वतंत्र रूप से टीम बनाकर काम कर सकते हैं। किसी भी दल को चलाने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है जो सबको साथ लेकर चल सके और जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय भी ले सके। इस जिम्मेदारी के लिए मेरी नजर में जो एक उपयुक्त नाम है वह है वंडरमैन परमाणु। मैं इसी उम्मीद के साथ इस मीटिंग को समाप्त कर रहा हूं और आने वाले समय में हमारे टीम विश्व शांति और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो। ब्रह्मांड रक्षक बावलों की टोली। दोस्तों, अब हमारा अगला लक्ष्य इस ब्रह्मपिंड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है और इसकी जिम्मेदारी हम चारों को सौंपी गई है। तो फिर इंतजार किस बात का है प्यारे, चलो चलें। ठहरो, हम अभी यह नहीं कर सकते। बात क्या है शक्ति? सूर्य पर शुक्र का पारगमन होने वाला है। ऐसे समय में ब्रह्मपिंड की अंतरिक्ष में स्थापना करना सही नहीं होगा। ओ कम ऑन शक्ति, हम सुपर हीरोज ही अंधविश्वासी नहीं हो सकते। सूर्य पर शुक्र का पारगमन केवल एक खगोलीय घटना है। नहीं परमाणु, यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा राक्षसों की शक्ति बढ़ाने के लिए की जाने वाली अखंड साधना होती है, जिसके फलस्वरूप देवों की शक्ति का क्षरण होता है और दैत्य शक्ति अपने चरम पर होती है। ऐसे में कोई शुभ कार्य करना वर्जित है। हमने पहले भी दैत्य शक्तियों का मुकाबला कर उनको परास्त किया है। तुम नाहक परेशान हो रही हो। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो परमाणु? तुम्हारा अति आत्मविश्वास हमें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। अब बस भी करो मोहतरमा, एक मामूली सी घटना को इतना तुल देने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो गगन, वैसे भी विज्ञान ने हमें जो महाशक्ति प्रदान की है उससे हम किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हैं। अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों को आगाह करना था सो कर दिया। अब तुम लोगों को जो करना है करो, पर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। शक्ति रुको तो। जाने दो उसे यार, अभी हमें यह सैटेलाइट स्पेस में स्थापित करना है। देवी साहिबा के चक्कर में रहे तो पता नहीं वह शुभ समय कब आए। ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मस्थल। ओह, यह सेशन तो बहुत बोरिंग है। इससे अच्छा तो मैं किसी जेट से रेस लगा रहा होता। हम कई सालों से क्राइम फील्ड से दूर रहे हैं। यह सेशन हमारे तन और मन की परख के लिए जरूरी है। हाँ, पर उसके लिए असली दुश्मन होने चाहिए, ये टीन के डिब्बे नहीं। दोस्तों, असली लड़ाई का मौका भी जल्दी मिलेगा, पर यह याद रखो, लड़ाई असली हो या नकली, जीतता वही है जिसका पूरा ध्यान दुश्मनों को हराने में होता है। तुम तो बिन आंखों के भी लड़ो तो ये डिब्बे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिन आंखों के तो बीडी लड़ रहा है, वह भी बिना बकवास किए, और सबसे ज्यादा क्रिएचर्स भी उसी ने तबाह किए हैं। वह देखो। लड़ाई आंखों से नहीं दिमाग से लड़ जाती है प्रियंका। मैं इन क्रिएचर्स के शरीर के उस स्थान की स्थिति भांप सकता हूँ जहाँ उष्मा सर्वाधिक है, क्योंकि जहाँ उष्मा सर्वाधिक होगी वहीं होगी इनकी पावर बैटरी। वेरी स्मार्ट। प्रैक्टिस बहुत हो गई हीरोज, जल्दी से मीटिंग हॉल में पहुंचो। परमाणु, गगन और विनाशदूत ब्रह्मपिंड के साथ स्पेस में पहुंच चुके हैं। जल्दी ही ब्रह्मपिंड स्थापित हो जाएगा। टन 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 टन, छुट्टी। ये तुम्हारे स्किल्स कमाल की है। थैंक्स। तुम कहाँ चले? तुम सब चलो, मैं शॉर्टकट लेके आता हूँ। हाय शक्ति, मेरा वेट कर रही थी क्या? भाड़ में जाओ। उप्स, देवी गुस्से में है, पर तुम्हें तो इस समय उस उपग्रह की स्थापना के लिए अंतरिक्ष में होना चाहिए था। परमाणु, गगन और विनाशदूत से कट्टी कट्टी हो गई क्या? वैसे तुम्हारा गुस्सा जायज है। जरा सी वैज्ञानिक शक्तियां क्या हासिल कर ली, खुद को सबसे ऊपर मान बैठे। अगर विज्ञान से ही मानव अपनी रक्षा कर पाता तो भला देवी शक्तियों को धरती पर रुकने की क्या जरूरत पड़ती। यही बात तो मैं परमाणु को समझा रही थी कि अभी सूर्य पर शुक्र का पारगमन होने वाला है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मपिंड को अंतरिक्ष में स्थापित करना अशुभ होगा, पर वह यही तो कमी है परमाणु में। अति उत्साह में सब गड़बड़ कर देता है। पता नहीं उसे टीम का कैप्टन क्या सोचकर बना दिया। नहीं, परमाणु तो फिर भी मेरी बात मान जाता, पर वह गगन और विनाशदूत। अच्छा, वो एलियन, समझ गया। उन्होंने नहीं मिलकर परमाणु का दिमाग खराब किया हुआ है। पर मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए शक्ति। यदि शुक्र पारगमन के दौरान असुरी शक्तियों का वर्चस्व बढ़ता है तो उनकी शक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में ही फैलेगी। ऐसे में कोई देवी शक्ति उनके साथ होनी चाहिए। खैर, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बाय।
वेगा ठीक कह रहा है, मुझे फौरन अंतरिक्ष की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। पता नहीं अंतरिक्ष में परमाणु गगन और विनाशदूत का सामना किस मुसीबत से हो जाए। यही है वह स्थान जहां हमें सैटेलाइट स्थापित करना है। सबसे पहला काम तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। अब बस इसे फिक्स करना बाकी है। शक्ति होती तो अपने उस्मा से यह काम आधे सेकंड में कर लेती, पर अब इस काम को मुझे ही करना होगा और इसमें कम से कम 2 मिनट लगेंगे। वाह क्या नजारा है। विहंगम। अरे यह क्या, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई रेत तेजी से हमारे बीच से निकल गई। मैं अपने शरीर पर एक खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। यह तो किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण लगता है। गुरुत्वाकर्षण स्पेस में? यह होल कहां से आया? अभी तो यह यहाँ नहीं था। हम उस होल की तरफ खिंच रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मपिंड भी खिंच रहा है। एंटी ग्रेविटी का यूज करो वरना यह होल हमें निगल जाएगा। प्रोबोट, यह क्या मुसीबत है? जवाब दो। उफ, प्रोबोट कोई जवाब नहीं दे रहा है। लगता उससे हमारा लिंक टूट गया है, यानी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और सिचुएशन कहती है कि हमें जवाबी हमला करना चाहिए। जवाबी हमला? और वह भी एक होल पर? कुछ समझ नहीं आया। यह कोई ब्लैक होल नहीं है बल्कि किसी तरह का आयाम द्वार है। यानी दुश्मन जो भी है वह हमें द्वार के पार खींचने की कोशिश कर रहा है और उनकी मंशा को नाकाम करने का एक ही तरीका है। बूम, समझ गया। अब देखो मेरा कमाल। हमारे वार करने से यह होल सिकुड़ता जा रहा है और खिंचाव में भी कमी आई है। ब्रह्मपिंड को मैंने एटॉमिक रिंग में सुरक्षित कर दिया है। अब मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। यानी हमें अपने वारों की तीव्रता को और बढ़ाना होगा। खिंचाव एकदम से बंद हो गया और होल का सिकुड़ना भी रुक गया है। यह तो ऐसी स्थिति है जैसे कोई शत्रु हमला करने के लिए थोड़ा रुकता है और फिर पलटवार करता है। आह, उफ, आह, आह। ये किरणें तो हमें जकड़कर होल की तरफ खींच रही हैं। मैं ट्रांसलेट होकर भी इससे छूट नहीं पा रहा हूँ। हमारी किसी शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। पर मेरी शक्ति का होगा। देखा, शुक्र की काली शक्ति की छाया का नमूना। यह असली शक्ति थी, विज्ञान की शक्ति से परे। तुम सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए मना किया था। खतरा अभी सिर्फ टला है। पता नहीं अशुभ घड़ी की ये छाया ब्रह्मांड रक्षकों के लिए भविष्य के गर्भ में कौन सा संकट छुपाए हुए है। काजीरंगा अभयारण्य, असम। डम 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 डम, भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। डम 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 डम, भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। डम 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 डम, भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। कहो कर्णधारी सासी, मुझे क्यों बुलाया है? आपदा। पूरी दुनिया पर एक के बाद एक भयानक आपदा आने वाली है। कुछ नहीं बचेगा भेड़िया, न यह दुनिया और न यह जंगल। क्या? दानिश द्वीप, अंडमान। किस्मत मुझे कहां से कहां ले आई। आज मैं इनके लिए भगवान हूं, पर मैं यह क्या? मेरे आभूषण तीव्र तरंगों के कंपन महसूस कर रहे हैं। लगता है कोई भयानक विपदा आने वाली है। कहीं फिर से कोई उल्का पिंड तो धरती की ओर नहीं आ रहा है। आभूषण उच्चतम स्तर का कंपन छोड़ रहे हैं। यह तो कोई बड़ी असुरी शक्ति है। मुझे अडिग बनना होगा। ब्रह्मस्थल, दिल्ली। प्रोबोट, वी आर इन पोजीशन। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब तुम्हें सावधानी से बिल्डिंग में प्रवेश कर बम ढूंढकर डिफ्यूज करना है। ध्यान रखना, एक हल्की सी चूक तुम्हारे साथ साथ उस बिल्डिंग में काम करने वाले 465 जिंदगियों को खतरे में डाल देगी। वेगा, हम 11वें माले में दाखिल हो रहे हैं। ध्यान से सुनकर बताओ वहां क्या चल रहा है। ये लोग किसी सरकारी ऑफिस के कर्मचारी लग रहे हैं। हर कोई फोन पर लगा हुआ है। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों ही मोल भाव में लगे हैं। लगता है इन बेचारों को भनक भी नहीं है कि किसी पागल ने यहाँ बम लगाया हुआ है। हमें सबसे पहले बिल्डिंग खाली करवानी पड़ेगी। नहीं कर सकते, बम बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स में रखे हुए हैं। अगर हमने एक भी फ्लोर खाली किया तो दुश्मन सावधान हो जाएगा और बम फोड़ देगा। लीजा कहाँ है? वहीं जहां उसे होना चाहिए, दीवारों पर। इस बिल्डिंग में टोटल 5 बम्स हैं। 11वें, 9वें, 7वें, चौथे और आखिरी बेसमेंट में। यानी असली दुश्मन बेसमेंट में छुपा होगा ताकि कोई भी गड़बड़ होने पर 5वां बम फोड़ सके। वेगा, क्या तुम यह बेसमेंट में हो रही किसी भी हलचल को सुन सकते हो? सॉरी बॉस, बेसमेंट से हवा का बहाव सीधा नहीं है। मेरी सुनने की क्षमता हवा के बहाव पर ही निर्भर करती है। फिर भी हमें 5 बॉम्ब्स पर एक साथ धावा बोलना होगा। हर एक बॉम्ब के पास एक आतंकी मौजूद होगा। हमें उसे पहचान कर उसे बेबस करना होगा। लीजा, तुम बेसमेंट में जाकर मुख्य आतंकी को पकड़ोगी। वेगा और प्रियंका, तुम 7वें और चौथे फ्लोर पे जाओगे। मैं और बीडी 11वें और 9वें में जा रहे हैं। याद रहे, हमारी एंट्री एक साथ होनी चाहिए। पर हम भीड़ में छुपे असली आतंकी को पहचानेंगे कैसे? या तुम मुझ पर छोड़ दो प्रियंका। हर इंसान का शरीर उसकी सोच के हिसाब से अलग अलग तरंगे छोड़ता है।
जिसे आम इंसान की ज्ञानेंद्रिया पकड़ नहीं पाती। एक आतंकी या अपराधी का शरीर बेहद तीक्ष्ण व तीव्र तरंगे छोड़ता है, जिसे मेरी आंखें देख सकती हैं। फिर तो काम बन जाएगा, हम तैयार हैं। तुम हमें आतंकी की पोजीशन बताओ। 4th फ्लोर में जो बुर्का पहने औरत देख रही है, वही है तुम्हारा शिकार। गुड, फिर पर्दा नसी को बेपर्दा किया जाए। छनाक। यह आतंकी गया नंबर 2। अब इस बम को डस्टबिन में फेंक दिया जाए। आतंकी पकड़ा गया है और बम भी बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया है, पर मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ गया है। मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है बीडी, जबकि मैं देख रहा हूं कि चारों बम वेगा के बनाए तीव्र चक्रवात में घूम रहे हैं। केवल बेसमेंट का बम मिला नहीं है। लीजा, क्या स्टेटस है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बेसमेंट में कुछ भी नहीं है, ना कोई बम ना कोई आतंकी। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? बम कहाँ है? बम यहाँ से भेजा जा चुका है। सुपर इंडियन, वन एंड ओनली। बम कहाँ है सुपी? वहीं जहां से आया था, POK। अब तक वह फट भी गया होगा। बूम। वैसे असली बम वही था, बाकी ये चारों तो फुस्सी थे, जिसे आपकी बहादुर टीम ने ढूंढ निकाला। मजाक मत करो, तुम इतनी जल्दी POK पहुंच भी गए और बम रख भी आए। यकीन ना आए तो न्यूज सुन लो। यह सही कह रहा है, बम वाकई फट चुका है। माना कि वे आतंकी हैं, पर तुम्हें इस तरह उनकी जान लेने का हक नहीं था। सही कहा, जान लेने का हक नहीं है। हमें तो उनको अपना दामाद बनाकर रख लेना चाहिए। चलो साथियों, यहाँ का काम खत्म हुआ। अरे पर इस सुपी से थोड़ा जान पहचान तो कर लें। यह शख्स ना परिचय के काबिल है, ना ही ब्रह्मांड रक्षक का हिस्सा बनने के, इसलिए वापस चलो। हाँ जाओ, वरना तुम्हारे अंकल नाराज हो जाएंगे। और रही बात मुझसे जान पहचान की, तो वह तो होती ही रहेगी, क्योंकि सुपर इंडियन अपनी आंख कान खुले रखता है। और फिर उस होल से निकलने वाली किरणों ने हमें जकड़ लिया। पर मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि ब्रह्म स्थल से हमारा संपर्क कैसे टूट गया। यह तो अब तक नहीं पता चल पाया है, पर आंकड़े यह कहते हैं कि शुक्र का पारगमन के दौरान अंतरिक्ष के उस स्थान पर एक छोटे ब्लैक होल जितना गुरुत्वाकर्षण मौजूद था, जहां तुम लोग ब्रह्मपिंड स्थापित कर रहे थे। वह शक्ति जो भी थी बहुत शक्तिशाली थी, उससे लड़ने में हमारी काफी ऊर्जा व्यय हो गई। पर सवाल यह है कि वह चीज थी क्या, और उसका हमारे ऊपर हमले का मकसद क्या था। तुम चुप क्यों हो सकती? तुम्हारी चुप्पी इस बात की चुगली कर रही है कि तुम उस विचित्र शक्ति के बारे में हमसे ज्यादा जानती हो। हाँ जानती हूँ, वे कालिक थे। कालिक? बात तब की है जब त्रिदेवों ने ब्रह्मांड की रचना की ही थी। फिर उन्होंने हम सबके पिता कश्यप जी को पुकारा और नव सृष्टि के आरंभ का आदेश दिया। कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों के साथ देव, दानव, दैत्य, मानव सहित 13 अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति की, ताकि वो सृष्टि के संचालन में अहम भूमिका निभाते। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी सभी संतानें अपने जीवन का महान उद्देश्य भूलकर आपस में ही लड़ने लगी। परिणाम स्वरूप जब स्वर्ग का निर्माण हुआ, तो उस पर नियंत्रण के लिए सारे लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो उठे। अपने देवी गुण और क्षमताओं के कारण देवता स्वर्ग के अधिकारी बने, परंतु भाई भाई में द्वेष और वैमनस्य के जो बीज अंकुरित हुए, वह कभी मिट नहीं पाए और इतिहास कई देवासुर संग्राम का साक्षी बना। लक्ष्य एक ही था, स्वर्ग पर शासन। कश्यप जी का सुंदर सृष्टि का स्वप्न चकनाचूर हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अपने संपूर्ण सात्विक तेज से उन्होंने जिन श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति की, उनके अंदर यह तामसी प्रवृत्ति कहां से आ गई। व्यथित होकर कश्यप जी ने त्रिदेवों को पुकारा। तब ब्रह्मा ने यह बताया कि उन्होंने कश्यप की हर संतान को श्रेष्ठ संतान बनने का उद्देश्य से दैवी गुणों को साकार रूप लेकर भेजा था, परंतु वे गुण उनकी सभी संतानों तक पहुंचने से पूर्व विलुप्त हो गए। केवल अदिति के पुत्रों तक ही देवी गुण पहुंच पाए। और जब ब्रह्मा जी ने इसका कारण जानना चाहा, तो उनके समक्ष प्रकट हुए 7 तामसी गुण वाहक कालिक, जो कि ब्रह्मा जी की ही भूल से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने कश्यप की कई पत्नियों का गर्भ दूषित कर दिया था। तब त्रिदेवों ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से उन कालिकों को हमारी सृष्टि से परे एक अन्य आयाम में कैद कर दिया, जहां से वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते थे। परंतु शुक्र के पारगमन ने शायद उनकी शक्ति बढ़ा दी होगी। रही सही कसर तुम लोगों ने पूरी कर दी, पर वह शक्ति जो भी थी अब अपने बिल में वापस जा चुकी है। 1 मिनट, यह क्या हो रहा है? क्या हुआ प्रबोट? परमाणु जल्दी उड़ो, क्योंकि यूरोप के कई ज्वालामुखी पर्वत फटने पर उतारू हैं। हे भगवान, यह ज्वालामुखी तो किसी सीरियल ब्लास्ट की तरह एक के बाद एक फट रहे हैं। लावे के ये बाढ़ तो आसपास के पूरे इलाके को समतल कर देंगी। इनको कैसे रोकूं? फिकर नॉट बॉस, यह लावा नीचे नहीं आ पाएगा। इनको रोकेगी मेरी वेगा शक्ति। अरे बॉस, इनको तो कैद कर दिया, पर छोड़ूं किधर? खुद सोचो वेगा,
क्योंकि मैं ज्वालामुखी पर्वतों के अंदर जा रहा हूँ इस मुसीबत की जड़ से मिटाने। प्रोबोट, मेरा एंटी मैग्मा सूट ट्रांसमिट करो। लावा और कुछ नहीं, बस पिघली चट्टानें होती हैं। अगर मैं अपनी प्रचंड ऊर्जा से इनको विखंडित करना शुरू कर दूं तो ये कमजोर हो जाएंगी और सतह तक नहीं जा पाएंगी। वाह, योजना सफल हुई। लावे का बाहर आना अब थम। अरे वेगा, तुम अब तक ऐसे ही खड़े हो? सॉरी बॉस, मगर इसका सॉल्यूशन अब तक समझ नहीं आया। अरे यह क्या, जमीन फट रही है और उससे लावा बाहर आ रहा है। ना सिर्फ बाहर आ रहा है बल्कि यह लावा बहते हुए शहर की तरफ भी बढ़ रहा है। पोर्ट ऑफ चिबा, जापान। अरे देखो जरा, समुद्र का पानी इतना पीछे क्यों जा रहा है? ऐसा तो तभी होता है जब आती है सुनामी। सुनो जी, मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। पिछले महीने मैंने आपके पर्स से 5,000 रुपए मारे थे। कोई बात नहीं, मैंने उसका कसर तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर पूरी कर दी थी। अडीक के होते हुए ये राक्षसी लहर किसी का भी बाल बांका नहीं कर सकती। यह क्या, समुद्र की लहर एक बार फिर पीछे जा रही है, पर क्यों? निकलो यहाँ से सब। हे दलू माता, इसको भला मैं कैसे रोकूं? निर्भय रहो, शक्ति का ताप पल भर में इसे सुखा देगा। शक्ति, फौरन कैनरी आइलैंड पहुंचो, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। शीघ्र कहो। थैंक्स शक्ति, अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो अभी तक मैं लावा संभाल रहा था। अब लावा मुझे संभाल देता। लावे की नदी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही है। वेगा की वेगा शक्ति भी इसके तीव्र वेग को सिर्फ कम कर पा रही है, पूरी तरह आगे बढ़ने से रोक नहीं रही है। इसके रास्ते में बांध बनाना है। इसका बहना रुक तो गया है, परंतु यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि धरती के अंदर से लावे का निकलना रुक नहीं रहा है। परंतु ऐसा हो कैसे रहा है? क्या धरती की परतें कमजोर हो रही हैं? उफ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ प्रोबोट, और मैंने अपने वेगा शक्ति से इस कैटरीना तूफान को रोक भी रखा है। पर मुसीबत यहाँ भी कैनरी आइलैंड वाली ही है। वेगा, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी पावर का लेवल बढ़ाया जा चुका है। अपनी पावर बढ़ाओ। नहीं कर सकता। अगर मैंने अपना पावर लेवल बढ़ाया तो हो सकता है कैटरीना से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि हवा की तीव्रता को तीव्रता से नहीं रोका जा सकता। तो फिर अपनी निर्वात शक्ति का प्रयोग करो। हवा के छोटे छोटे चक्रवात बनाओ। कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मैं एक साथ दो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मदद बस पहुंचने वाली है, अभेद्य के रूप में। दुनिया भर में आई इन प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, तो कहीं कैटरीना। राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस अचानक आई आपदा से हैरान है। इन सब घटनाओं के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? आइए जानते हैं मशहूर मौसम विज्ञानी डॉक्टर शांतनु से। तो बताइए डॉक्टर साहब, आखिर क्यों हो रहा है ये महाविनाश? क्या ये अंत की शुरुआत है? यह सब ब्रह्मांड रक्षकों की वजह से हो रहा है। ब्रह्मांड रक्षक? वह कैसे? इन लोगों ने हाल ही में जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया है, यह सब उसी का दुष्प्रभाव है। उसके विकिरण धरती की जलवायु पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे वातावरण तेजी से बदल रहा है। जो तकनीक वो यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वे उसे तिलिस्मी शक्ति कहते हैं। न जाने यह शक्ति क्या है, कैसे काम करती है। मेरे विरोध के बावजूद भी बिना किसी जांच पड़ताल के उसे अंतरिक्ष में स्थापित करने की इजाजत दे दी गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। तो देखा आपने किस तरह सरकार ने बिना किसी जांच के ब्रह्मांड रक्षकों की अज्ञात तकनीक को इस्तेमाल की आजादी दे दी, जिसका नतीजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। क्या यही है ब्रह्मांड रक्षकों का असली चेहरा? क्या इनको ब्रह्मांड रक्षक कहना उचित है, या फिर इनको कहना चाहिए ब्रह्मांड भक्षक? यह सब क्या है मिस्टर पहलेजा? एक इंटरव्यू है मैडम। अपनी बात कहने का हक तो सबको है। हमारा तो काम ही है सरकार को कटघरे में खड़ा करना। पर यहाँ कटघरे में ब्रह्मांड रक्षक को खड़ा किया गया है। उन पर तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं। आरोप तथ्यहीन नहीं है मैडम। डॉक्टर शांतनु की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही मैंने इस रिकॉर्डिंग की अनुमति दी थी। पर डॉक्टर शांतनु तो शुरू से ही ब्रह्मांड रक्षकों के खिलाफ हैं। उसकी बातों को सीरियसली लेना कहाँ तक उचित है? ऐसे तो आप भी ब्रह्मांड रक्षकों के हिमायती हैं, फिर तो आपकी बातों को भी सीरियसली लेना उचित नहीं है। मिस्टर पहलेजा, सॉरी मैडम, पर आप खामखा इस मामले को तुल दे रही हैं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर शांतनु गलत हैं और ब्रह्मांड रक्षक सही, तो उनको साबित करने दीजिए। ओके, अगर बात मेरे विश्वास की है तो मेरा विश्वास जरूर जीतेगा। जीत ब्रह्मांड रक्षकों की ही होगी। हे भगवान, यहाँ तो जबरदस्त भूकंप आया है। धरती जगह जगह से फटी पड़ी है। लोग इन दरारों में फंसे पड़े हैं। इनको जल्द निकालना होगा। तो फिर देर किस बात की है? प्रोबोट, हमें और मदद चाहिए। यहाँ कई लोग फंसे हुए हैं। इनको जल्द से जल्द निकालना होगा। सॉरी तिरंगा, हमारे सारे मेंबर्स अलग अलग जगहों पर राहत और बचाव में लगे हुए हैं।
हमारे मेंबर्स के अलावा कमांडो फोर्स और स्नेक आई के गार्ड्स भी बचाव कार्य में लगे हैं, परंतु आपदाएं तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हे भगवान, यह आखिर हो क्या रहा है? विनाश का यह कैसा तांडव है? यह तुम्हें हम बताते हैं, परंतु पहले हमें इन प्राकृतिक आपदाओं का अंत करना होगा। तर्सठ, सत्सूर्य, असमय, शीतलज्जा, नटयुद्ध और बीजमानस, हम तैयार हैं आर्य देवयुद्ध। मेरा प्रचंड ताप इस विशाल सागर के अथाह जल को सुखा देगा। मेरी भीषण गुरुत्व शक्ति इन दरारों को क्षण भर में ही पाट देगी। मैं पृथ्वी के अतिरिक्त लावे की उष्मा का भक्षण कर लूंगी। नट युद्ध के नट कौशल के सामने कहां ठहरेंगी ये तूफान के झोंके? असमय इस विनाश का रुख पलट कर रख देगा। कौन हो तुम लोग और इस महाविनाश को कैसे रोका तुमने? सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, परंतु यहाँ नहीं। ब्रह्मस्थल दिल्ली। मेरा नाम देवयुत है। हम सब ब्रह्मगढ़ हैं। युगों पहले हम ब्रह्मा के आदेश पर कश्यप के सभी पुत्रों को दैवी गुणों को स्थानांतरित करने पहुंचे थे, परंतु हम केवल अदिति के पुत्रों तक ही दैवी गुण पहुंचा पाए, क्योंकि कलिकों ने हमसे पहले दिति सहित कश्यप जी की कई पत्नियों के हृदय दूषित कर दिए, जिसके फलस्वरूप उनकी संतानें दूषित मानसिकता वाली हुई। वे ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। उनकी शक्ति के आगे हम बेबस हो गए। उन्होंने हमें कालिक बंद में जकड़ लिया। हमने उस कैद में न जाने कितने युग बिताए, परंतु आज अचानक उनका कलिक बंद छिड़ हो गया और हमने अपनी सम्मिलित शक्ति लगाकर उस बंद को तोड़ डाला। और फिर हमने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि त्रिदेवों ने कलिकों को किसी अन्य आयाम में कैद कर दिया है, परंतु पाप का जो बीज वे बो गए थे वह वट वृक्ष बन चुका है। पर तुम सभी आजाद कैसे हुए? देवी शक्ति की कृपा से। अंतरिक्ष में ये तीनों विज्ञान वीर जिस काली शक्ति की सामना कर रहे थे वे कलिक थे। शुक्राचार्य की काली शक्ति प्राप्त करके वे आयाम कैसे निकलना चाहते थे, परंतु देवी शक्ति के देव ऊर्जा के वार से उनकी शक्ति छिड़ हो गई। परिणाम स्वरूप उनके बंधन भी कमजोर हो गए और हम आजाद हो गए। परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि जो कहानी तुम हमें सुना रहे हो वह सच है? हो सकता है कि तुम कलीक हो और हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी शंका उचित है विज्ञानवीर। जिस परिस्थिति में हमारा आगमन हुआ है वह संदेहास्पद ही है, किंतु अगर हम कलीक होते तो धरती का विनाश होने से रोकते ही क्यों? शायद हमारा विश्वास जीतने के लिए। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ शक्ति। मौजूदा हालत में एकदम से किसी पर विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। इनको प्रमाण तो देना ही होगा। मेरा मुंड पहले ही इनकी पहचान कर चुका है। इनके शरीर से दैवी तरंगे आ रही हैं। ये ब्रह्मगढ़ ही हैं और कलीक कभी उस आयाम से आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर देवों की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती और सभी देवों को संकेत मिलने लगते, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह भी तो हो सकता है कि उनकी सुरक्षा प्रणाली में देवों की सुरक्षा प्रणाली तो मानवों के तुच्छ सिक्योरिटी सिस्टम की तरह नहीं है जिसे कोई भी तोड़ सके। देवों की अभेद सुरक्षा प्रणाली को कोई तोड़ नहीं सकता, बस उसमें होल कर सकता है। तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और तुम हमें ये बताओ कि तुम लोगों का धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो युगों पहले था, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान? हाँ, पुनरुत्थान, यानी धरती को पहले जैसा स्वर्ग तुल्य बनाना, मानवों को दैवी गुण और शक्तियां प्रदान करना, और इसमें हमें आप ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता चाहिए। परंतु यह तो प्रकृति के नियम से खिलवाड़ करना होगा। इंसानों को दैवी शक्तियां देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। दैवी गुण उनके अंदर की बुराई को खत्म कर देंगे। अगर इंसानों में दैवी गुण विकसित होते हैं और वे देवतुल्य हो जाते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? अगर कल को कोई विलेन दैवी शक्ति पाकर विनाश मचाता है तो हम कैसे उनको रोक पाएंगे? मैं अभेद्य से सहमत हूँ। वैसे तो डेमो के रूप में एक दैवी शक्ति हमारे साथ ही रहती है और उनसे मिले अनुभव के आधार पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरी दैवी शक्ति हम मानवों के पल्ले पड़े। अब एक अनजान पर ग्रही इंसानों को सिखाएगा कि उन्हें किस शक्ति के साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। हम लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? आप लोगों में अभी इस बात को लेकर गहरे मतभेद हैं, परंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम ब्रह्मगढ़ प्रकृति के नियमों और विधानों के ऊपर हैं। हमारा दायित्व पृथ्वी को बेहतर बनाना है, भले ही आप लोग साथ दो या ना दो। विदा ब्रह्मांड रक्षकों, जल्दी आप समझ जाओगे कि हम जो कर रहे हैं वो ना सिर्फ मानव बल्कि पूरी सृष्टि के लिए उचित है। अब क्या करना है? तुम कहो तो रोको इनको। तुम क्या कहते हो तिरंगा? फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत।
हमें इन पर नजर रखनी होगी ताकि इनके इरादे जान सकें, तभी कोई कदम उठाना सही होगा। समत, प्रोबोट ब्रह्मपिंड द्वारा इन पर नजर रखो। मेरी नजर लगातार इन पर है, पर तुम लोग थोड़ा ब्रह्मस्थल के बाहर की सूध ले लो। एक नई मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कैसी मुसीबत? ओ नो! आप लोग ब्रह्मांड रक्षकों के साथ कैसी मीटिंग कर रहे थे? क्या इन भयानक आपदाओं की वजह ब्रह्मांड रक्षक हैं? आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या आपकी शक्तियां दैवी हैं? पृथ्वी एक बहुत बड़े बदलाव की साक्षी बनने जा रही है। हम धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं और आप सभी को देवता। ना कोई बीमारी होगी, ना कोई प्रदूषण। प्राकृतिक आपदाएं इतिहास बन जाएंगी। फिर ना कहीं कोई अपराध होगा और ना कोई विनाश। हम करने आए हैं मानव का पुनरुत्थान। और अभी इस महान उद्देश्य में हमें ब्रह्मांड रक्षकों का पूरा सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि अभी वो थोड़े भ्रमित हैं, पर जल्द ही वे हमारे साथ होंगे। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब हमारा साथ दें और अपनी धरती को स्वर्ग बना दें। विदा। ये उत्तरी ध्रुव के हिमखंड हैं। प्रदूषण के कारण ये तेजी से पिघल रहे हैं, जो प्रलय का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले इसे ही ठीक करना होगा। मैं इस क्षेत्र की उष्मा का भक्षण कर लूंगी, जिससे यह हिमखंड पुनः जमकर इतने कठोर हो जाएंगे कि कोई भी शक्ति इसे पिघला न पाएगी। मेरी सृजन शक्ति इन रेगिस्तानी इलाकों को फिर से हरा भरा कर देगी। सूखे स्थान अब जल से लबालब हो जाएंगे। मेरा मानसिक कवच सूर्य की हानिकारक किरणों को धरती पर आने से रोकेगा और ओजोन परत को अपनी क्षतिपूर्ति करने का समय मिल जाएगा। जब तक ओजोन छिद्र भर नहीं जाता और वायु का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक मेरा मानस कवच धरती को ढके रहेगा। ब्रह्मगणों ने अपने वायदे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से घटी है, प्रदूषण कम हुआ है और हवा में जहरीली गैसें कम हो रही हैं। चारों तरफ हरियाली छा रही है। लगता है जल्दी ही धरती पर सतयुग आने वाला है। सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब मान भी जाओ परमाणु, ब्रह्मगण पृथ्वी को बेहतर बना रहे हैं। मैं यमुना नदी में गोते भी लगा आया हूँ। इतना साफ पानी तो फिल्टर से भी नहीं निकलता होगा। वाओ! वे हर जगह से प्रदूषण मिटा रहे हैं, जल से, थल से, वायु से। कहीं कोई निगेटिव असर नहीं है। यानी हमें मान लेना चाहिए कि ब्रह्मगण वास्तव में धरती का शुद्धिकरण कर रहे हैं। हाँ, पर एक पॉइंट अभी भी अटक रहा है कि वह अशुद्धि आखिरकार जा कहां रही है। तो दोस्तों, अभी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं पुनरुत्थान के दूसरे भाग में। धन्यवाद।